विज्ञान का इतिहास। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है। एक सीधी सपाट सड़क जो प्राचीन ग्रीस से शुरू होती है, फिर सदियों के अंधेरे में कहीं खो जाती है और फिर यूरोप में पुनर्जागरण के साथ अचानक रोशन हो उठती है। लेकिन क्या हो अगर ये नक्शा ही अधूरा हो? क्या हो अगर उस जानी पहचानी सड़क के समानांतर ज्ञान की कुछ विशाल गुमनाम नदियां बह रही थीं? ऐसी धाराएं जो चुपचाप सदियों तक नए विचारों को जन्म देती रहीं और हमारी आज की दुनिया को वो आकार देती रहीं जो हम देख रहे हैं। पर इतिहास की मोटी मोटी किताबों ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। देखिए, ये जो पारंपरिक कहानी है ना, इसे कुछ लोग इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन थ्योरी कहते हैं। मतलब ये कि विज्ञान का जन्म मानो एक शून्य में हुआ, बाकी दुनिया और दूसरी संस्कृतियों के योगदान से बिल्कुल अछूता। आज हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। हम उन छिपी हुई नदियों को खोजेंगे जो इस कहानी को कहीं ज्यादा दिलचस्प, गहरी और सच्ची बनाती हैं। हमारी पहली छिपी हुई नदी हमें गणित की दुनिया के एक बड़े राज की तरफ ले जाती है। ये एक जासूसी कहानी की तरह है जिसका सवाल है, कैलकुलस का असली जनक कौन है? कैलकुलस, ये वो गणित है जिसके बिना न तो ग्रह अपनी चाल चल सकते हैं और न ही हमारे हाथ में रखा स्मार्टफोन काम कर सकता है। स्कूल की किताबों में तो यही लिखा है, दो महान दिमाग, इंग्लैंड में आइजैक न्यूटन और जर्मनी में गॉटफ्रीड लाइबनिस, लगभग एक ही समय पर अलग अलग काम करते हुए कैलकुलस की खोज करते हैं। कहानी खत्म। लेकिन सच तो ये है कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। न्यूटन और लाइबनिस के कैलकुलस पर काम करने से लगभग 250 साल पहले भारत के केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में कैलकुलस के फाउंडेशनल आइडियाज पर काम हो चुका था। और इन दोनों घटनाओं के ठीक बीच में कौन था? केरल में जेसुइट मिशनरी। और ये कोई आम यात्री नहीं थे। ये वो लोग थे जिन्हें गणित की गहरी समझ थी और जिन्हें दुनिया भर से ज्ञान इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं इन्फिनिट सीरीज की। ये कैलकुलस का दिल है। युक्ति भाषा जैसे ग्रंथ, जिन्हें शायद दुनिया की पहली कैलकुलस टेक्स्ट बुक कहा जा सकता है, उनमें इन सीरीज के ऐसे पक्के सबूत दिए गए थे जो आज के गणितीय स्टैंडर्ड्स पर भी खरे उतरते हैं। पाई की वैल्यू, साइन और आर्कटैन की गणना के जो तरीके बाद में यूरोपियन गणितज्ञों के नाम से जाने गए, वो सब सदियों पहले केरल में खोजे जा चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान यूरोप पहुंचा क्यों? क्योंकि उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। उस वक्त यूरोप दो बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा था। एक थी देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड की समस्या, जहाज समुद्र में खो जाते थे जिससे व्यापार और सेना दोनों को भारी नुकसान होता था। और दूसरी थी कैलेंडर की गड़बड़ी। और इन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान था, एकदम सटीक खगोल विज्ञान और गणित। और ये ज्ञान उस वक्त भारत में फल फूल रहा था। और इस ज्ञान को यूरोप ले जाने का जरिया बने जेसुइट मिशनरी। मैथ्यू रिकी जैसे लोगों का मिशन सिर्फ धर्म का प्रचार करना नहीं था। वो एक तरह से ज्ञान के जासूस थे जिनका काम था दुनिया के कोने कोने से वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करना। उन्होंने भारत से गणित के इन बीजों को लिया और यूरोप की जमीन पर पहुंचाया, जहां ये एक विशाल पेड़ के रूप में विकसित हुए। लेकिन भारत का योगदान सिर्फ गणित जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक ही सीमित नहीं था। इसने आधुनिक चिकित्सा का चेहरा भी हमेशा के लिए बदल दिया, एक ऐसी कहानी से जो सचमुच चेहरे पर ही लिखी गई थी। 18वीं सदी आते आते यूरोप में राइनोप्लास्टी यानी कटी हुई नाक को फिर से बनाने की कला लगभग खत्म हो चुकी थी। उनकी जो इतालवी विधि थी, उसमें बांह से चमड़ी लेकर नाक बनाई जाती थी। सोचिए, हफ्तों तक हाथ को चेहरे से बांध कर रखना पड़ता था और इसके फेल होने की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा थी। वहीं दूसरी तरफ भारत में सुश्रुत के समय से यानी हजारों सालों से एक जिंदा परंपरा चली आ रही थी। इसमें माथे से त्वचा का एक हिस्सा लिया जाता था जिसमें अपना खुद का ब्लड सप्लाई होता था, जिससे सफलता की दर अविश्वसनीय रूप से ज्यादा थी। और इस तकनीक के यूरोप पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1793 में दो ब्रिटिश सर्जनों ने पुणे में अपनी आंखों से एक मराठा गाड़ीवान कावस जी की नाक को फिर से बनते देखा। वो इस प्रक्रिया से इतने दंग रह गए कि उन्होंने इसका पूरा सचित्र ब्यौरा लंदन की द जेंटलमैन मैगजीन में छपवा दिया। और इसी एक लेख ने जोसेफ कार्प्यू नाम के एक ब्रिटिश सर्जन को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने इस तकनीक को सीखा और यूरोप में पहली सफल इंडियन मेथड राइनोप्लास्टी की। बस इसी एक घटना ने आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी को एक नया जीवन दे दिया। तो जिस तरह भारत ने शरीर को देखने का नजरिया बदला, उसी तरह उसने ब्रह्मांड को समझने की हमारी सोच को भी चुनौती दी।
चलिए अब 20वीं सदी में चलते हैं, जब विज्ञान एक ऐसी दहलीज पर खड़ा था जहां पुराने सारे नियम टूट रहे थे। ये क्वांटम मैकेनिक्स का दौर था, और इस नई अजीब दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिकों को एक नई भाषा की जरूरत थी। क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापकों में से एक इरविन श्रोडिंगर जब इस पहेली से जूझ रहे थे कि असलियत क्या है, तो उन्हें जवाब पश्चिम में नहीं बल्कि वेदांत दर्शन में मिला। उन्होंने उपनिषदों की उस गहरी बात को अपनाया कि ये जो हमें अलग अलग चेतनाएं दिखती हैं, वो असल में एक भ्रम है। हम सब एक ही सार्वभौमिक चेतना के हिस्से हैं। ये अद्वैत का वही सिद्धांत था जो उन्हें क्वांटम दुनिया को समझने में मदद कर रहा था। कुछ ऐसा ही वर्नर हाइजेनबर्ग के साथ भी हुआ। उनका अनिश्चितता का सिद्धांत पश्चिमी तर्क, जो हाँ या ना में सोचता है, उसके लिए एक पहेली थी। एक कण एक ही समय में कण भी है और लहर भी, ये कैसे हो सकता है? उन्हें इसका जवाब मिला भारतीय तर्क में, खास तौर पर जैन धर्म के स्याद्वाद के सिद्धांत में। स्याद्वाद यानी शायद का सिद्धांत, जो कहता है कि एक ही समय में कई विरोधाभासी सच मौजूद हो सकते हैं। इसने उन्हें क्वांटम की उस अजीब दुनिया को समझने के लिए एक नया नजरिया दिया। और ये संवाद कभी कभी बहुत सीधा भी था। जब महान आविष्कारक निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद से मिले, तो विवेकानंद ने उन्हें आकाश और प्राण के वैदिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया। आकाश यानी वो मौलिक तत्व जिससे सब कुछ बना है, और प्राण यानी वो ऊर्जा जो हर चीज को चलाती है। टेस्ला इन विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि ये आधुनिक भौतिकी के लिए ब्रह्मांड का वर्णन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और ये कनेक्शन सिर्फ दर्शन तक ही नहीं रुका। जरा इस नंबर को देखिए, 4.32 अरब वर्ष। ये हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मा के एक दिन की लंबाई है। मशहूर खगोल शास्त्री कार्ल सागन ये देखकर हैरान थे कि ये संख्या हमारी पृथ्वी की उम्र, जो लगभग 4.5 अरब साल है, उसके कितनी ज्यादा करीब है। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी कॉस्मिक टाइमलाइन विज्ञान के पैमाने से मेल खाती है। तो जब हम इन सारे धागों को एक साथ पिरोते हैं, तो इतिहास की वो सीधी लकीर टूट जाती है, और उसकी जगह हमें विज्ञान का एक नया, कहीं ज्यादा जटिल और आपस में गुथा हुआ नक्शा दिखाई देता है। ये एक तरफा कहानी नहीं है, बल्कि ज्ञान के वैश्विक लेन देन की कहानी है। कैलकुलस की नदी केरल से बहकर यूरोप पहुंची, प्लास्टिक सर्जरी की कला ने भारत से एक नई जिंदगी पाई, और क्वांटम फिजिक्स के गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन ने एक रोशनी दिखाई। ये हम सबकी एक साझा विरासत है। और एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, यहाँ मकसद किसी एक इतिहास को मिटाकर दूसरा लिखने का नहीं है, बल्कि इन भूले बिसरे कनेक्शंस को सामने लाकर अपनी समझ को और गहरा करने का है। ये मानने का है कि विज्ञान हमेशा से एक ग्लोबल कोशिश रही है, जिसमें दुनिया की कई संस्कृतियों ने अपना योगदान दिया है। ये छिपा हुआ इतिहास मरा नहीं है, ये एक साइलेंट कोड की तरह है, जो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी दवाइयों और असलियत को लेकर हमारी समझ के बैकग्राउंड में चुपचाप चल रहा है। ये उस बुनियाद का हिस्सा है जिस पर हमारी आज की दुनिया खड़ी है। और ये विश्लेषण हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर इतिहास की रेत के नीचे ज्ञान की इतनी शक्तिशाली नदियां छिपी हुई थीं, तो और क्या-क्या है जो खोजा जाना बाकी है? कौन सी भूली हुई समझ, कौन सी खोई हुई तकनीकें हैं जो हमारी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद कर सकती हैं? शायद ये खोज तो अभी शुरू हुई है।